चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर मैथ्स का, दैट इज सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि सेट्स मतलब होता क्या है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कलेक्शन ऑफ पेन्स, जैसे अगर पेन है तो बहुत सारा, अगर उसका कोई कलेक्शन तो एक सेट बन जाता है, या फिर आप किसी सिमिलर चीज़ों का, अगर कि सिमिलर चीज़ों को आप इकट्ठा करके रखते हो तो एक पूरा सेट बन जाता है। तो उससे ही रिलेटेड है और उसी पे हम लोग बात करेंगे बट मैथमेटिकल टर्म्स में। तो वो सेट के अंदर आने वाला है। तो सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये जरूरी है। अब वेल डिफाइंड की डेफिनेशन क्या होती है, अब थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो, वेल डिफाइंड मतलब होता है कि जो चीज़ मेरे लिए ट्रू है वो आपके लिए भी ट्रू होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं कि मेरे लिए अगर किसी चीज़ का मतलब अगर सेट है तो आप लोगों के लिए उसका मतलब सेट नहीं होने वाला है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर की हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर बेसिकली होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ओके। तो अगर मैं बोलूँगा कि आपको कलेक्ट करने हैं नेचुरल नंबर 6 से जो छोटे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टिल 5, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके आपको 5 पे एंड करना ही है, क्योंकि उसने बोला है कि लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। तो स्टार्ट 1 से होने वाला है और एंड 5 पे होने वाला है। अब मैं दुनिया के किसी भी आदमी को उठा के अगर मैं बोलूँगा कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन मेरे को लेस देन 6 बता क्या होता है, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू से दैट इट विल बी 1 2 3 4 5। तो सेट मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कलेक्शन हुआ नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर इज एन ऑब्जेक्ट यू कैन से, एंड कलेक्शन हुआ है एंड दैट इज ऑल्सो नोन एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इट कैन बी काउंटेड ऑल्सो। तो इट इज अ सेट, ये एक सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ही अगर अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। जैसे कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि बताइए कि दुनिया के 5 सबसे बढ़िया क्रिकेटर्स कौन से हैं, तो इट में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरी डिक्शनरी में हो सकता है कि जो बेस्ट क्रिकेटर हो वो सचिन तेंदुलकर हो या एबी डिविलियर्स हो, कोई भी हो सकता है प्लेयर। अगर आपकी बात करेंगे आपको विराट कोहली अच्छा लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और किसी को एम एस धोनी, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल पे दे रखा है, बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनको ये है कि एम एस धोनी इज़ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, और किसी के लिस्ट में टॉप 5 में वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेट तो बन रहा है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो हम लोग इसको सेट की कैटेगरी में नहीं लेने वाले हैं। बस इतना सिंपल सा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ वेल डिफाइंड इज नोन एज सेट। अगर आपने ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अच्छे से हो रहा है, वेल डिफाइंड है, काउंटेबल है, तो आप उसको सेट की कैटेगरी में ले सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि अब मेरे हिसाब से आप लोगों को सेट मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि सेट होता क्या है। अब इसको लिखते कैसे हैं अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके ऊपर। देखो समझिए कि सेट जो रहता है, हम बार बार तो ये वर्ड बार लिख नहीं सकते हैं कि ये सेट है, ये उसके एलिमेंट्स है, ये सारी चीजें। तो सेट कैन बी डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट को आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सेट ए है, ठीक है, बट वो कैपिटल होना चाहिए, बात समझना। अगर कैपिटल लेटर नहीं है तो इट कैन नॉट बी। मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा कि सेट मतलब होता क्या है। अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं, बार बार तो हम लिख नहीं सकते ना, एस टी सेट, ये सेट है, ये सेट है। तो इस वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली जब हम लोग बात करेंगे तो आपको कोई भी कैपिटल लेटर लिखना है। लेट्स से आपने कैपिटल लेटर ए लिखा है, तो हम लोग वहां पर समझ जाएंगे कि अगर आपने कैपिटल लेटर ए लिखा है तो ए इज एनी सेट। ए जो है कोई भी एक सेट है। अब जैसे कि अपन ने बात करी थी कि सेट जो रहता है देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होने वाले हैं या फिर एलिमेंट होने वाले हैं। अच्छा, तो ये कैपिटल ए से तो डिनोट हो गया आपका क्या चीज, सेट। अब स्मॉल जो रहता है, जैसे स्मॉल कोई भी अल्फाबेट ले लो, फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल ए लिया, तो वो उसका एलिमेंट होगा, ठीक है। मतलब कहने की क्या बात है इसके अंदर, समझने वाली क्या बात है कि सेट जो रहता है इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, एंड उसके अंदर जो होने वाला एलिमेंट है, या फिर आप उसको चाहो तो ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, तो भले ही एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो सब स्मॉल लेटर से ही डिनोट होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि ए कोई एक ऐसा सेट है, ठीक है।
जिसके अंदर आपको लिखना है कि ए इज दी एलिमेंट, तो आप उसको ऐसे लिखने वाले हो। अच्छा, ये करली ब्रैकेट जो है वो क्या चीज़ होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं अभी आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ए इज एनी सेट, तो ये सेट है और उसके का एलिमेंट क्या है, आपका स्मॉल है। ठीक है, तो ए आपका सेट हुआ कैपिटल ए, और जो स्मॉल है वो आपका उसके अंदर होने वाला एलिमेंट हुआ। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, बार बार तो मैं चीजें लिख नहीं सकता हूँ अगेन कि क्या उसके अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट आता है नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल गंगा, तो गंगा इज अ रिवर विच इज इंक्लूडेड इन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसमें गंगा उसका पार्ट है। तो आप बार बार ऐसा नहीं लिख सकते हो ना कि गंगा इज द रिवर सिस्टम विच इज इंक्लूडेड इंडिया, तो ये तो नहीं अपन उसके अंदर लिखेंगे। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे उसको। फॉर एग्जांपल कि जो स्मॉल ए है अगेन विच इज़ अ एलिमेंट ऑफ योर सेट ए, ठीक है, जो कैपिटल ए से डिनोट होता है, अगर वो उसका पार्ट है तो आप उसको बिलोंग्स टू करके लिखोगे, और बिलोंग्स टू का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो छोटा ए है इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू द कैपिटल ए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि कोई दूसरा एक ऐसा आप एलिमेंट ले लो जो कि सेट को बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि एलिमेंट बी की बात करता हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो एलिमेंट जो बी है वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे। नॉट बिलोंग्स टू आपका कैसा लगने वाला है, बस इसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये केवल आप इतना से लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन करेंगे, तो वहां पर बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू में समझ में आ जाता है। बिलोंग्स टू मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर इंक्लूडेड है, और नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होगा कि वो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स बी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैपिटल लेटर रहता है वो अपन सेट बोलते हैं, और उसके अंदर जो स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंटेड रहते हैं उसको हम उसके एलिमेंट्स बोलते हैं। अब कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड अल्फ़ाबेट्स लिए जाते हैं, जैसे कि अगर कैपिटल एन है तो वहाँ से समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फिर z की बात करेंगे तो इट विल इंक्लूड ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होने वाली सारी चीज़ें। फिर अगर q की बात करेंगे, अगर q कैपिटल लेटर है तो द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, सो दैट विल बी काउंटेड इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर q लिखा है किसी के बारे में और फिर बाद में करली ब्रैकेट वहां पर अगर लगा रखे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर सारे रैशनल नंबर्स होने चाहिए, और अगर कोई वहां पर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है नंबर, और अगर ऐसा कोई दूसरा नंबर है जो कि या तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम उसको नॉट बिलोंग्स टू करके वहां पर बता देंगे। ठीक है, और अगर r हुआ तो दैट विल बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। नाउ उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा वही चीज़ लिख रखी है वापस से, या तो आप ऑब्जेक्ट बोलो, एलिमेंट बोलो, या मेंबर्स बोलो, दे आर द पार्ट ऑफ सेट यू कैन से। ठीक है, और ये सिनोनिमस टर्म्स है, या तो आप जैसे वही समझना बात को कि सेट के अंदर होने वाली चीज़ें वो उसकी मेंबर्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, सारी चीज़ें विच इज़ अगेन रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो ये बात हम लोग अच्छे से अब समझ ही चुके हैं कि जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, और जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर दे आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल ए बी सी और एक्स वाई जेड वॉट एवर इट मे बी। फिर बिलोंग्स टू का भी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे कि छोटा ए है, अगेन दैट इज एन एलिमेंट ऑफ बड़ा सेट, जो लेटर है आपका कैपिटल लेटर दैट इज ए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट द स्मॉल ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए। सो अब ये ग्रीक सिंबल है जहाँ पर जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग, एंड इट इज़ यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, देखो कितना बड़ा हो जाएगा ना, कि अगर मैं लिखूंगा कि स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो बार बार नहीं लिखेंगे, आप बस स्मॉल ए और फिर ये वाली साइन लगा देंगे, बिलोंग्स टू के आपका काम हो जाएगा। और नॉट बिलोंग्स टू की अगर बात आ जाएगी तो फिर वापस आपको यहाँ पर दे रखा है कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, thus in the set of the five vowels we can say in the English alphabet, a belongs to vowel category। देखो where v is the set, v जो है वो set
सेट है वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यहाँ पर बोल दिया है। अब ए ई आई ओ यू ये 5 चीज़ें हैं, तो ए तो उसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर बी की बात करेंगे तो आप देखो कि बी जो है वो वॉवेल सेट में इंक्लूड नहीं होता है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू वॉवेल सेट, दैट इज वी। तो इतने छोटे से रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अब प्राइम फैक्टर्स का सेट पी है मान लो, एंड 30 है, तो 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, जो कि यहाँ पर पूछ रही है कि बताइए कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अगर ये 7 पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आई थिंक कि क्या चीज़ सेट के अंदर इंक्लूड होती है और क्या चीज़ सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो आइए देखते हैं पहला पार्ट क्या बोल रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ बिगिनिंग, यू कैन से मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि सेट है कि नहीं है, तो दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि सेट मतलब क्या होता है। तो सेट मतलब क्या होता है, आप कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यू कैन से। तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर वेल डिफाइंड। और समझना इसको थोड़ा सा ऐसे कि मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी, तो इट मे बी जनवरी एंड जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, ये 3 मंथ्स हैं जो कि जे से चालू होते हैं। अगर यही चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ कि बताइए ऐसे कौन से मंथ्स हैं ईयर के अंदर जो जे से चालू होते हैं, तो आपका भी यही आंसर होने वाला है कि इट मे बी जनवरी, जून और जुलाई, तीनों चीज़ें। तो देखो ये कलेक्शन भी है ऑब्जेक्ट्स का, दूसरी बात वेल डिफाइंड भी है इजीली, तो दिस विल बी काउंटेड इन द सेट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे लिए हो सकता है कि वो जो राइटर है वो टैलेंटेड है, आपके लिए वो राइटर टैलेंटेड ना हो, आपके लिए कोई और हो, तो ऐसी चीज़ों को हम सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट क्रिकेट कुछ और हो सकता है, उनके प्लेयर्स जो है वो अलग हो सकते हैं, बैट्समैन आपके कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि आप हो आपकी क्लास के अंदर, या फिर कोई दूसरा आपका पार्टनर भी है जो सेम क्लास के अंदर है। अब उन दोनों के लिए क्लास के सारे बॉयज तो एक जैसे ही होने वाले हैं। मान लो कि देयर आर 30 बॉयज इन योर क्लास, तो जो दूसरा पार्टनर है उसके लिए भी 30 बॉयज होने वाले हैं। कहने के लिए मतलब ये है कि जो बॉयज का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। मतलब एक एक तरीके से जो है वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भैया ये बॉयज के कलेक्शन में से ही कोई एक ऐसा है जो घूम रहा है इधर उधर, ठीक है, तो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी अगेन सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो यहाँ पर राइटर का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, तो जब मैं नॉवेल इकट्ठी करूंगा तो मेरे को केवल मुंशी प्रेमचंद की करनी है। और यही टास्क मैं आपको दूंगा तो आप भी यही करने वाले हो कि सारी जो भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद की एक जगह आपको ला के रखनी है। तो मेरी जो बुक्स का सेट होगा वो आपकी बुक्स के सेट के साथ में बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि मेरा राइटर भी मुंशी प्रेमचंद है, आपका राइटर भी मुंशी प्रेमचंद है। अच्छा मैं किसी थर्ड पर्सनैलिटी को दूंगा कि भैया तू मुंशी प्रेमचंद की सारी बुक्स लेके आ जाए, एक जगह इकट्ठी कर ले, तो वहां पर भी ऐसे ही होने वाला है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद अगेन दैट विल बी काउंटेड एज अ सेट। लेकिन अगर यहाँ पर इतना ही बोला होता कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, बस इतना सा, तो वो सेट की कैटेगरी में नहीं होता, क्योंकि मेरा कलेक्शन नॉवेल्स का अलग होता, आपका कलेक्शन अलग होता, तो वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं जाता। तो एट दी एंड बस यही चीज़ समझना है कि जो वेल डिफाइंड है और जहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, ये दोनों चीज़ होना जरूरी है, तो वो सेट की कैटेगरी में हो जाएगा। अब लास्ट वाला मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी इवन इंटीजर्स। तो ये समझना और बताना कि ये कलेक्शन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा दो और है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी वेल डिफाइंड होने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, देखो समझो कैसे वेरिएशन हो सकता है। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो हो सकता है कि किसी को लिजार्ड छिपकली से डर लगता हो, ठीक है, उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल हो। किसी को डायनासोर से डर लगता हो, जो कि अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उससे फिर भी डर लगता हूँ, ठीक है, देखने से ही डर जाता हूँ, तो उसको मोस्ट डेंजरस एनिमल लगेगा वर्ल्ड का। किसी को टाइगर है, किसी को लायन है। तो मेरा जो कलेक्शन है, चार जो मैं मोस्ट ऐसे एनिमल्स रखने वाला हूँ जिसमें को डर लगता है, वो आपके हो सकता है कि सेट में ना हो, अगेन वही बात हो जाती है। तो ये हम लोग इसको सेट में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस से। अब क्या बोल रहा है कि लेट ए, ए क्या है आपका सेट है,
और उसके जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 है। अब आपको अप्रोप्रिएट सिंबल इसके अंदर लगाना है, दैट इज बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देख लेते हैं, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इतना सा बताना है कि क्या 5 जो है वो बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो यस, बिल्कुल 5 जो है वो बिलोंग करता है इस सेट के अंदर। 8 की बात करेंगे तो क्या 8 बिलोंग करता है? तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। जीरो की बात करेंगे तो जीरो भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो बिलोंग नहीं कर रही है चीज, उसमें आपको कौन सी साइन लगानी है? नॉट बिलोंग्स टू के लिए आपने ये लगाया। ठीक है, ये तो सॉरी आपका एक डायरेक्ट ही बन गया है, कर्सर थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये हुआ, और यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। और बात रही बिलोंग्स की, तो बिलोंग्स में आपको कुछ नहीं करना है, कि ऐसा भी जो है साइन बना के छोड़ना है। वापस अगर हम लोग 4 की बात करेंगे तो क्या है, 4 भी उस कैटेगरी में आ जाएगा कि 4 बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 2 की बात करेंगे तो अगेन 2 बिलोंग्स टू सेट ए। और 10 जो है अगेन इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 10 उस लिस्ट में नहीं है, 6 तक ही है। तो जो एलिमेंट होता है उसको पहले लिखेंगे ना, देखो, क्योंकि अब जब आप उसको पढ़ोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा कि 4 बिलोंग्स टू ए। 4 जो है वो ए के अंदर है, तो 4 पहले लिखाएगा, बाद में आपका सेट का जो अल्फाबेट है वो लिखाने वाला है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी है कि किस तरीके से आप उसको लिखेंगे, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और उसके अलावा सेट का मतलब क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वो रोस्टर फॉर्म होता क्या है और रोस्टर फॉर्म्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इतने एक बार इसका वापस से रिवीजन करना और सारी चीज़ें देखना कि किस तरीके से होता है।